बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन? इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन consisting of all possible sample means of a given sample size selected from a population. It is a probability distribution. Probability distribution क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Probability distribution is a list of all possible outcomes along with their probabilities. जितनी outcomes हों और साथ उनकी probability हो, इस list को हम probability distribution कहते हैं। अब यहाँ पर है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जो है इट इज आल्सो अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें आउटकम्स क्या होंगी? ऑल पॉसिबल सैम्पल मीन्स ऑफ अ गिवन सैम्पल साइज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जितने सैम्पल मीन्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी होगी। जिनके ऑल पॉसिबल सैम्पल मीन्स हों और उनके साथ प्रोबेबिलिटी हो, देन इट विल बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। So sampling distribution of sample mean is probability distribution consisting of all possible sample means of a given sample size selected from a population. यानी कि हम एक population से हम एक specific sample size के जितने भी all possible samples होंगे वो ड्रा करेंगे, फिर उन सब का mean निकालेंगे और उन means की जो probability distribution develop करेंगे, that will be a sampling distribution. For example, Tartus Industries has 7 production employees. The hourly earnings of each employee are given in the table below. तो जितने भी all possible employees हैं वो 7 employees हैं। उन सब की जो hourly income जो है वो दी हुई है। जैसा कि है जो उसकी $7 है, सैम की $7 है, इसी तरीके से बाकी लोगों की 8, 8, 8 और 9। तो ये 7 हमारे पास लोग हैं जिसकी टोटल पॉपुलेशन है हमारी। कहते हैं व्हाट इज द पॉपुलेशन मीन? इसका मीन क्या होगा? व्हाट इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन फॉर सैंपल्स ऑफ साइज 2? हम साइज 2 के ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रा करेंगे और उनकी फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? वो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या है? एंड व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड अबाउट द पॉपुलेशन एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? इससे हमें क्या ऑब्जर्व हम करते हैं? तो हम इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपली हम उन सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड करेंगे तो ये पॉपुलेशन मीन आ गया। जो इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर कैपिटल एन is equal to 7 plus 7 plus 8 plus 8 plus 7 plus 8 plus 9 over 7 is equal to 7.71. तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन मीन? पॉपुलेशन मीन इज $7.71. एंड व्हाट इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन फॉर सैंपल्स ऑफ साइज 2? तो अब हम 2 साइज के ऑल पॉसिबल सैंपल्स को ड्रा करेंगे। ऑल पॉसिबल सैंपल्स जो है वो 2 तरीकों से ड्रा किए जा सकते हैं। एक तो है विद रिप्लेसमेंट, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट से इसको ड्रा करते हैं। टू अराइव एट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन वी नीड टू सेलेक्ट ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, देन कंप्यूट द मीन ऑफ ईच सैंपल। देयर आर 21 पॉसिबल सैंपल्स फाउंड बाय यूजिंग फार्मूला NCN, कैपिटल N C स्मॉल n। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है, कैपिटल N C स्मॉल n। तो कितने कॉम्बिनेशंस टोटल बनेंगे? ये 21 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, यानी कि 21 पॉसिबल सैंपल्स जो हैं वो हम ड्रा करेंगे। हमने वो सैंपल्स ड्रा किए। अब यहाँ पे देखें, सैंपल 1 सैंपल 2 से लेकर सैंपल 21 तक हमने सारे सैंपल्स लिए। पहले सैंपल में क्या आएगा जी? 7 7। दूसरे में आएगा 7 8, फिर 7 8, फिर 7 7, फिर 7 8, 7 9। ये पॉसिबल सैंपल्स हमने ड्रा करते रहे, ऐसे टोटल 21 सैंपल्स बने। इन सब का मीन निकाला। 7 7 पहला सैंपल है, इसका मीन 7.00 आ गया। 7 8 का मीन 7.5 आ गया। 7 8 का मीन 7.5 आ गया। 7 7 का मीन 7 आ गया एंड सो सबके मीन कैलकुलेट कर लिए। अब कहता है व्हाट इज द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? ये हमारे पास जितने सैंपल मीन्स निकले हैं इन सब का अगर हमने मीन निकालना हो
तो वो होगा मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम म्यू एक्स बार से शो करेंगे, म्यू एक्स बार। म्यू आपको याद होगा हम म्यू यूज करते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए, तो यहाँ हमने म्यू को क्यों यूज किया, क्योंकि ऑल पॉसिबल सैंपल्स का ये मीन है, इसलिए हमने म्यू को यूज किया। और एक्स बार उसके जो सबस्क्रिप्ट में है वो ये बता रहा है कि ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो, तो उसमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल ऑल सैंपल मीन्स जो है, जैसे ये है +7 +7.5 +7.5 एंड सो ऑन अप टू 8.5, इन सब को ऐड किया और 21 पे डिवाइड कर दिया। इन सब को ऐड कर 21 पे डिवाइड किया तो ये आएगा 7.71। तो ये हमारे पास 7.71 जो है ये आ गया मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन व्हाट इज द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी 7.71 है। अब यहाँ देखें 7.71 जो है मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो भी है, और मीन ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी 7.71 है। तब यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 7.71 एंड म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 7.71। तो ये म्यू ऑफ एक्स बार ये शो कर रहा है कि मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, और ये सिंपल म्यू है, ये शो कर रहा है कि इट इज द पॉपुलेशन मीन। तो ये आप देखें ये दोनों बराबर है। अच्छा, अब है कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो है वो कैसे बनेगी। अब यहाँ हम इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन की हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो हम सैंपल मीन्स हमारे पास पॉसिबल सैंपल मीन्स है 7 है, 7.5 है, 8 है, 8.5 है। हम कैलकुलेट काउंट करेंगे कि 7 कितनी दफा आया है, 7.5 कितनी दफा आया है, 8 कितनी दफा आया है और 8.5 कितनी दफा आया है। जब ये आएगा तो फिर उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो हमारे पास हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 7 कितनी दफा आया है, 7.5 कितनी दफा आया है, 8 कितनी दफा, 8.5 कितनी दफा आया है। 7 जो है अगर हम यहाँ से कैलकुलेट काउंट करें तो ये है 3 टाइम आया है, 7.5 9 टाइम्स आया है, 8 जो है वो 6 टाइम्स आया है और 8.5 जो है वो 3 टाइम्स आया है। इन सब को ऐड करेंगे अगर हम तो ये टोटल 21 टाइम्स बनता है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। 3 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेट की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो ये 3 टाइम हमारा 7 आ गया, 3 टाइम 7.5 9 टाइम आ गया, 8 जो है 6 टाइम आ गया, 8.5 जो है वो 3 टाइम, टोटल हमारे 21 हो गया। इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की 3/21, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है 3/21 इज इक्वल टू 0.142857, 9/21 0.428571, 6/21 एंड 3/21, इन सबको ऐड किया, इसका टोटल जो है वो 1 आ गया। तो ये हमारे पास ये जो है इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, इसे हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। अच्छा, इसी को अगर हम ये जो मीन्स को और इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम ड्रा करना चाहें ग्राफ को, तो हम इसको भी कर सकते हैं। 7, 7.5, 8 और 8.5 ये चार सबकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये बन गई। इसकी हाइट जो है प्रोबेबिलिटी है और इसकी बेस में ये 7, 7.5 जो है ये मीन्स है। ये इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सैंपल मीन्स लिए और उनकी प्रोबेबिलिटी ली, इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसी चीज को यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में हम ड्रा करें, अगर म्यू 7, 8, 9, यहाँ पे 7, 7.5, 8, 8.5 और 9, ये हमारा पॉपुलेशन का जो इसमें है ग्राफ है, और ये हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्राफ की शक्ल में भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये इसी को अगर हम ग्राफ की शक्ल में ड्रा करें तो ये भी उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन्स जो है ये होगा। नाउ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है, इफ ऑल सैंपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर साइज आर सिलेक्टेड फ्रॉम एनी पॉपुलेशन, द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन is approximately a normal distribution. This approximation improves with larger sample. अब ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो सैंपल साइज के बारे में बात करता है। If all samples of a particular size are selected from any population, कोई भी population हो, the sampling distribution of sample mean is approximately normal. तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। हम कोई भी सैंपल साइज का ले लें, ऑल पॉसिबल सैंपल जब लेंगे, उन सैंपल्स की जो मीन होगी उनकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। दिस अप्रोक्सीमेशन इंप्रूव्स विद लार्जर सैंपल्स। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है वैसे वैसे ये
नॉर्मेलिटी जो है वो इंक्रीज होती है. इफ द पॉपुलेशन फॉलोज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन फॉर एनी सैंपल साइज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन विल आल्सो बी नॉर्मल. पहली कंडीशन ये है, अगर पॉपुलेशन नॉर्मल थी जहां से हमने सैंपल्स ड्रा करिए तो उनकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी सैंपल मीन्स की, दैट विल आल्सो बी नॉर्मल. इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक बट नॉट नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, the shape of the distribution of the sample mean will emerge as normal with samples as small as 10. अगर तो वो सिमेट्रिक है, सैंपल साइज 10 भी हो जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली वो जो नॉर्मल हो जाएगी. If a distribution that is skewed or has thick tails, it may require samples of 30 or more to observe the normality feature. अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्यूड है, नॉर्मल नहीं है, तो फिर हमारा सैंपल साइज अगर 30 हो तो फिर उसकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल. द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू म्यू एंड द वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन. हमारा जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो हमारे पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है एंड वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन. और ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये पॉपुलेशन वेरिएंस है, और अगर उसको हम एन पर डिवाइड कर दें तो दैट विल बी द वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे उसने ये शो भी किया हुआ है कि आपकी जो पॉपुलेशन जो है वो कैसी है. अगर ये पॉपुलेशन इस तरह की हो, जैसे ये है सिमेट्रिक है, ये स्क्यूड है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी स्क्यूड है. अगर पॉपुलेशन इस तरह की हो फिर उसका सैंपल साइज अगर हम 2 ले लें तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की ये वाली शेप बनेगी. ये सिमेट्रिक है लेकिन नॉर्मल नहीं है. अगर हम सैंपल साइज n इज इक्वल टू 6 कर दें तो ये देखें नॉर्मेलिटी इंक्रीज करेगी, और अगर हम सैंपल साइज 30 कर दें तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी. इसी तरीके से अगर स्क्यूड है तो सैंपल साइज 2 किया तो उसकी शेप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की ये बनेगी. पॉपुलेशन इस तरह की है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होगी ये बनेगी. सैंपल साइज 6 हो गया तो ये बनेगी, और सैंपल साइज 30 होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वो ये बनेगी. अगर हमारी पॉपुलेशन इस तरह की है तो सैंपल साइज 2 होगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ये बनेगी. सैंपल साइज 6 होगा तो ये बनेगी, या 30 होगा तो ये बनेगी. इसी तरीके से पॉपुलेशन अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है और सैंपल साइज 2 की वजह से सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ये वाली बन जाएगी, और n6 किया तो ये बनी, और n30 किया तो ये बनी. हम इन चारों सूरतों में देख लें, जैसे जैसे हमारी सैंपल साइज बढ़ता है वैसे वैसे नॉर्मेलिटी फीचर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है. और अगर सैंपल साइज 30 हो तो फिर ऑल पॉसिबल जितनी भी पॉपुलेशन जैसी भी है लेकिन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो जाती है. इसलिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही कहता है कि जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ेगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो नॉर्मेलिटी की तरफ इंप्रूव करेगी. लेकिन अगर सैंपल साइज 30 या उससे बड़ा हो जाता है देन हमारी जो पॉपुलेशन जैसी भी थी लेकिन हमारी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी. इट इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ द पॉपुलेशन फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन विल आल्सो फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. If the shape is known to be normal but the sample contains at least 30 observations, the central limit theorem guarantees the sampling distribution of the mean follows the normal distribution. अगर आपकी सैंपल साइज 30 है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि आपकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी. अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है तो फिर हमें उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होगा. To determine the probability a sample mean falls within a particular region, use z is equal to x bar minus mu divided by sigma over n under root. तो यहाँ पर आपका अगर x बार जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है तो फिर हम z उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने का यह फार्मूला यूज करेंगे z में, जैसे हम पहले भी कन्वर्ट कर चुके हैं. एंड इफ सिग्मा इज अननोन, अगर हमारे पास सिग्मा ये वाला पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर वो अननोन हो, आर पॉपुलेशन इज नॉन नॉर्मल, और अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, इफ द पॉपुलेशन डज नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट द सैंपल इज ऑफ एटलीस्ट 30 ऑब्जर्वेशंस, द सैंपल मीन्स विल फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी अ सैंपल मीन फॉल्स विद इन अ पर्टिकुलर रीजन, यूज t is equal to x bar minus mu
डिवाइडेड बाई एस ओवर अंडर रूट ऑफ एम। अगर हमारे पास सिग्मा नोन है तो हम जी का फॉर्मूला यूज करेंगे और वो ये होगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। और अगर हमारा सिग्मा अननोन है यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो फिर हम उसका जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे एंड टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस ओवर एन अंडर रूट। तो ये दो फार्मूले हैं, हम एक्स बार को कन्वर्ट करेंगे जी में या टी में, फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। The Quality Assurance Department for Cola Incorporation maintains records regarding the amount of cola in its jumbo bottle. The actual amount of cola in each bottle is critical, but varies a small amount from one bottle to the next. Cola Incorporation does not wish to underfill the bottles. On the other hand, it cannot overfill each bottle. Its records indicate that the amount of cola follows the normal probability distribution. The mean amount per bottle is 31.2 ounces and the population standard deviation is 0.4 ounces. At 8 a.m. today, the quality technician randomly selected 16 bottles from the filling line. The mean amount of cola contained in the bottles is 31.38 ounces. उसने 16 बॉटल्स को सिलेक्ट किया, उनका जो मीन निकला वो 31.38 ऑन्सेस था यानी कि एक्स बार। यहाँ पे जो हमारा म्यू है उसकी वैल्यू 31.2 है और जो सैंपल मीन है यानी कि एक्स बार है वो 31.38 ऑन्सेस निकली। इज दिस एन अनलाइकली रिजल्ट? इज इट लाइकली द प्रोसेस इज पुटिंग टू मच सोडा इन द बॉटल्स? टू पुट इट अनदर वे, इज द सैम्पलिंग एरर ऑफ 0.18 ऑन्सेस अनयूजुअल? तो ये हमने चेक करना है। सबसे पहले हम एक्स बार को जी में कन्वर्ट करेंगे। तो जी का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, जी इज इक्वल एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। एक्स बार 31.38 है, म्यू 31.20 है, 31.38 माइनस 31.20 डिवाइड बाई सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, तो 0.4 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 1.80। अच्छा, जी में कन्वर्ट करती है एक्स बार को। अब हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्विंग आ जी इक्वल टू आ ग्रेटर देन 1.8। तो ये हमारा यहाँ पर 31.8 था, इसके अगेंस्ट हमने प्रोबेबिलिटी जी की वैल्यू कैलकुलेट की, वो 1.8 आ गई। तो 1.8 से ऊपर वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने टेबल में 1.8 को देखा, टेबल में हमने यहाँ पे 1.8 को देखा, तो 1.8 को 0 में देखा तो ये आ गया जी 0.4641, ये 0.4641 आ गया। अब हमें पता है कि सेंटर से राइट पे 0.5 प्रोबेबिलिटी टोटल होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 में से 0.4641 को निकाला, बाकी बचा 0.0359 या 3.59% इसको हम बोलते हैं। इट इज अनलाइकली less than a 4% ounce, we would select a sample of 16 observations from a normal population with a mean of 31.2 ounces and a population standard deviation of 0.4 ounces, and find the sample mean equal to or greater than 31.38 ounces. The process is putting too much soda in the bottles. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब नॉर्मल पॉपुलेशन हैज अ मीन ऑफ 75 and a standard deviation of 5. You select a sample of 40. Compute the probability the sample mean is less than 74. अब यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसका मीन 75 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। यू सिलेक्ट द सैंपल ऑफ 40, हमारा सैंपल साइज जो है 40 है। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी द सैंपल मीन इज लेस देन 74, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज लेस देन 74, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। पहले हमने एक्स बार को जी में कन्वर्ट किया। कैसे किया जी? जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट 74 माइनस मीन हमारा 75 है डिवाइडेड बाई हमारा 5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 40। तो इसको सॉल्व करें, पहले क्या आएगा जी? इज इक्वल टू
-1.26। अब लेस देन -1.26 की बात है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्राफ है, हम ग्राफ ड्रा करते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, तो -1.26 ये है, और ये वाली प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। टेबल में 1.2 को 6 में देखा, 0.3980 हमारा आ गया, ये वाला एरिया आ गया 0.3980, और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा जी? 0.5 माइनस 0.3980 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.3980 इज इक्वल टू कितना आएगा जी? तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।